वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन वाला आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको लग रहा होगा मैंने बोला इको 102F का पेपर कराने वाला हूँ, यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है इको 104, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है आप लोग के दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का। लेकिन आप लोग का जो सिलेबस है दीनदयाल का चेंज हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चेंज क्या हुआ है, 104 और 105 जो थे कोडों का नाम बदल के 102 कर दिया गया है। और 102 करने के बाद और कोई चेंज हुआ नहीं। सिलेबस में जो 104 और 105 के थे उनको कंबाइन करके 102 बनाया गया है। ठीक है, तो सिलेबस आपका सेम है। अगर आप इको 104 इको 105 पढ़ लेते हो तो आपका इको 102F तैयार हो जाएगा। और कुछ चेंज है नहीं, किसी भी सिलेबस में नहीं है। मैंने सारा सिलेबस देखा, इंग्लिश भी देखा था, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो दीनदयाल उपाध्याय कोई और यूनिवर्सिटी के भी हो तो भी, अगर दीनदयाल उपाध्याय वालों बच्चों के लिए तो मैं कह रहा हूँ 30 क्वेश्चन इस वीडियो, 2 वीडियो बनने वाले हैं। एक 104 बनेगा, एक 105 बनेगा। अगर देख ले तो 20 से 30 वीडियो क्वेश्चन आपके मैच पक्का करेंगे। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बता रहा हूँ वो भी ध्यान रखना, क्योंकि आधा घंटे का वीडियो बनाऊंगा। पहला पेपर ही 32-33 मिनट का वीडियो गया, नहीं तो मैंने सोचा था एक ही वीडियो में दोनों पेपर करा दूंगा। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी दे सकता था मैंने पूरा दिया है। अगर पूरा एडिशनल दे के जाओगे ना भाई, 40 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मजाक नहीं। अगर नहीं सही होते हैं आप आके बता दीजिएगा वीडियो में, वीडियो यहीं पे रहेगा, कमेंट करके बताना। और आंसर की चाहोगे इसका तो वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। बस अपना फोटो, अपना एग्जाम का फोटो टेलीग्राम चैनल पे मेरे भेज सकते हैं आप। वहाँ डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ भेज दीजिएगा, मेरे प्रोफाइल पे भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए पेपर देखते हैं। पहला पेपर आज, अगला पेपर कल, या फिर मतलब अगले वीडियो में। ठीक है, अच्छा लगेगा वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला वीडियो भी आपको मिल जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट्स में भी मिल जाएगा। Who first used the word macro in economics? अर्थशास्त्र में मैक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो हु वाज यूज्ड फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स इन? तो मैक्रो वर्ड का यूज रैंगन फ्रिनिस ने किया है। रैंगन फ्रिस ने पहली बार इसका यूज किया था। नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट है, 1933 में इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता क्या है, अगर आपको ये नहीं पता तो ये भी जान लीजिए। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। मैं एक बनाया हूँ आपके पहले यूनिट पे, एक बनाया हूँ दूसरे यूनिट पे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की, उसको भी जाके देख लेना, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले याद रखिए, मैक्रो जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मैक्रोज MACREOS से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, इससे लिया गया, इतना याद रखिएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, जो कि पूरे कंट्री का एक इंडिविजुअल लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स चीज़ें बताता है। मैक्रो जो है इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, एक फर्म का चीज़ बताएगा, एक इंडस्ट्रीज की बताएगा, पूरे देश के बारे में बताएगा। जैसे नेशनल इनकम आप मान सकते हो, ऐसी चीज़ें बताता है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम निकालना, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को बताता है। मुद्रास्फीति को बताता है। प्राइस, जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर को बताता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बताता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड एक्सचेंज रेट, पेमेंट्स को कैसे बैलेंस किया जाता है, भुगतान को, वो बताता है। और एक्सचेंज रेट को बताता है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती हैं। जो भी वर्ड्स बोल रहा हूँ भाई सारे इंपॉर्टेंट हैं, कम से कम ये 5 याद रखिएगा जो मैं बताया उनके, कि नेशनल इनकम राष्ट्र की आय बताने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बताने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट बताने के लिए, बेरोजगारी के लिए। हिंदी में भी जानते रहो, इंग्लिश में भी जानते रहो, ठीक है। और वीडियो 2 बार देख लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा, 2 से 3 बार, एक बार में पूरा याद नहीं होने वाला है। और जो बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली भाई ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। बस क्वेश्चंस पे भी ध्यान रखिएगा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस पर भी ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों काम कर ले तो मिनिमम बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चन यहाँ से मैच करेंगे ही करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने बता चुका है पहले ही, इतने सारे चीज़ बताया तो उसमें एक क्वेश्चन हो गया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, रोजगार के बारे में किया जाता है। इन्फ्लेशन भी किया जाता है, मैंने बताया था। मुद्रास्फीति का भी प्रयोग हो जाता है। प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, वस्तु कीमत निर्धारण, इसी का प्रयोग जो है इसमें नहीं होता। वस्तु का जो कीमत निर्धारण है, किसी एक वस्तु का बात हो रहा है ना यहाँ, तो वस्तु तो कोई एक ही होगी जिसका कीमत बताना रहेगा, तो इंडिविजुअल में चला गया तो माइक्रो में होगा। और जनरल प्राइस लेवल भी मैंने बताया, सामान्य कीमत स्तर, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक स्टडी है, टॉपिक है। तो आप याद रखो 3 टॉपिक्स क्या क्या हैं, जो नहीं है उनको याद रखने की जरूरत नहीं, क्या क्या है वो याद रखिए। एम्प्लॉयमेंट है मतलब रोजगार है, इन्फ्लेशन है मतलब मुद्रास्फीति है, जनरल प्राइस लेवल है, सामान्य कीमत स्तर है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी याद रख सकते हो आप, ठीक है, मतलब आर्थिक विकास। समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। द जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते रहेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि आर्थिक मुद्रा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स इशू, आर्थिक मुद्रा नहीं मुद्दा,
ठीक है, मुद्रा लिखा हुआ है, मुद्रा रहेगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू क्या है इसमें, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन, आर्थिक संबंधी, रोजगार का निर्धारण, ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। व्यापार चक्र, आर्थिक संबंधियां, रोजगार का निर्धारण, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के इशूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता नहीं है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ ग्रुप, समूह का अध्ययन करना, पार्शियल इक्विलिब्रियम, आंशिक संतुलन, नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल जो है यही नहीं है, व्यक्ति का अध्ययन करना इसमें नहीं आएगा, माइक्रो में आएगा, जिसको हिंदी में भाई बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, अपना देख लेना, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी मेरे कमजोर, मतलब हिंदी में पढ़ा नहीं ज़्यादा, इकोनॉमिक्स में जितना भी पढ़ा हूँ भाई इंग्लिश में ही पढ़ा हूँ, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है। और इतना मत समझा भाई, ग्रेजुएशन मेरा भी हुआ है, इकोनॉमिक्स भी हुआ है, और ये पेपर मैं बिना सॉल्व किए बता रहा हूँ अभी, और सारे पेपर्स मुझे सॉल्व भी करने पड़ते हैं। इंग्लिश वो 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं बिना सॉल्व किए बता देता हूँ, नहीं तो और सब सॉल्व करना पड़ता है मुझे पहले। द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इन, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास का अध्ययन, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति निर्माण में, एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी, समष्टि अर्थशास्त्र इन तीनों चीजों में काम आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। निम्नलिखित में से कौन समष्टि आर्थिक विश्लेषण का प्रकार नहीं है। माइक्रोस्टैटिक, समष्टि स्थैतिक, ये तो है भाई, देखो मैक्रो वर्ड आ ही रहा है तो ये रहेगा ही रहेगा, आप ऐसे समझ सकते हो, समष्टि यहाँ आ रहा है इसका मतलब एक मैक्रो में ही है। कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिक, ये भी मैक्रो आ रहा है इसमें भी, तुलनात्मक समष्टि स्थैतिक, तो ये भी होगा ही आपका मैक्रो किससे रिलेटेड, ऐसा समझा कीजिए। अभी माइक्रो डायनामिक्स, समष्टि प्रौद्योगिकी, इसमें भी मैक्रो आया, समष्टि आया, लेकिन यहाँ देखिए माइक्रो डायनामिक, सूक्ष्म में, सूक्ष्म भी आ गया, मतलब छोटा चीज़ है माइक्रो, ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का सिद्धांत, ऑल ऑफ द अबव आंसर, उपयुक्त सभी सही रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आती हैं, सब कुछ, इसमें कोई भी इंडिविजुअल एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, छोटे स्तर पर बात नहीं हो रही है। एन इंडस्ट्री इज एनालाइज्ड इन, एक उद्योग का विश्लेषण होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जहाँ एक चीज़ आ गई भाई वो तो माइक्रो में ही रहेगा, तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्ति अर्थशास्त्र में एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ कंट्री इन वन ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहते हैं। अगर यहाँ पे जियोग्राफिकल टेरिटरी नहीं होता, विद इन ए जियोग्राफिकल टेरिटरी मत नहीं होता कि अपने ही देश में अगर चीज़ें नहीं बनाई जा रही होती, तो आप यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद लगा देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी इज कॉल्ड, जीएनपी तथा जीडीपी का अंतर बताना है, क्या कहलाता है ये बताना है आपको। नेट इनकम अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त निवल आय, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी, डिफरेंस जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का एंड जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या होता है। नेट इनकम अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त निवल आय। क्योंकि अगर आपको पता होगा जीएनपी का फॉर्मूला तो भी आप निकाल सकते हो, जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेशों से प्राप्त आय, ठीक। ये भी याद रखिएगा, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये याद रखते हो, इक्वेशन आप कर लोगे। व्हेन विल बी द ग्रॉस नेशनल इनकम विल इक्वल टू द नेट नेशनल इनकम, कब सकल राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय आय के बराबर होगी। ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम कब बराबर होंगे, सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय कब बराबर होते हैं। ऑप्शन
व्हेन डिप्रिसिएशन इज जीरो, जब मूल्य ह्रास शून्य हो जाता है। नेशनल इनकम इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट और एट फैक्टर कॉस्ट। अगर नहीं सुन आया बात, कोई बात नहीं, इतना याद रखिए, ग्रॉस नेशनल इनकम से अगर आपको नेट में जाना है तो आप डिप्रिसिएशन घटाते हो, मूल्य ह्रास हटाते हो। जैसे कोई चीज़ आप खरीदो, कोई कार, तो 1 साल में 2 साल में उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी आने लगती है, घिसने लगता है, थोड़ा सा टायर खराब हो जाएगा, कुछ भले ही आपका चल रहा हो कार, लेकिन कोई ना कोई चीज़ उसमें खराब होने लगती हैं, तो उसी को हम कहते हैं डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्पोजेबल इनकम, वह योग आय के लिए निम्न में से क्या सत्य है। 13 ऑप्शन सी देख सकते हो आप, डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, वह योग इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा भाई, फिर बताइएगा आप लोग कितना क्वेश्चन सही जाएगा। और आप लोग इसका पेपर देके आना, तो पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दीजिएगा, उसका मैं आंसर की भेज दूंगा, वीडियो बना दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, वीडियो बनाने के पूरे चांसेस है, वीडियो बना दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आइए देखते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड भी कर रहे थे इस वीडियो की, तो हर वीडियो में मेरे एक कमेंट तो ऐसा आ ही जाता था कि भाई BA सेकेंड सेमेस्टर पे बना दीजिए, तो अब आ गया है, तो भाई देख लो पूरा वीडियो। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, कुल राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या, ये आपको पता भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से क्या सत्य है। GNP MP, ऑप्शन सी, GNP MP इक्वल टू GDP MP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय प्लस GDP MP। MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस, FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वी इंक्लूड इन नेशनल इनकम, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं प्राइजेज ऑफ फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुओं का मूल्य। द सोशल अकाउंटिंग मेथड वॉज प्रोपाउंडेड बाई, सामाजिक लेखांकन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। रिचर्ड स्टोन ने किया था, रिचर्ड स्टोन, ऑप्शन डी, रिचर्ड स्टोन ने किया था सोशल अकाउंटिंग मेथड, सामाजिक लेखांकन विधि का प्रतिपादन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का गणना करने की विधि है। रियल इनकम मेथड, वास्तविक आय विधि, पर कैपिटा इनकम मेथड, वह प्रति व्यक्ति आय विधि, प्रोडक्ट मेथड, उत्पादन गणना विधि। ऑप्शन सी यहाँ पर चल जाएगा, प्रोडक्ट मेथड। यह है एक आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, नेशनल राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि। 3 विधियां हैं, आप लोग तीनों जान लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक है इनकम मेथड, इनकम मेथड का फॉर्मूला भी याद रखो, GDP वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर नहीं याद आता तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, मैं कहूँगा GDP इक्वल टू वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये आपका इनकम मेथड हो गया, आय विधि। ठीक, वैल्यू एडेड मेथड, या फिर इसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं, उसको प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, जो यहाँ पे है। इसका फॉर्मूला होता है GDP इक्वल टू GVA प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, लिख लीजिएगा ये भी। एक्सपेंडिचर मेथड तीसरा, व्यय विधि। ठीक है, जिसको आप फॉर्मूला जिसका कुछ नहीं होता, आप लोग इसमें ध्यान रखिए, फॉर्मूला दे देता हूँ। GDP इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX। अब इसमें कंजम्पशन, C फॉर कंजम्पशन हो जाएगा, I फॉर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, G फॉर गवर्नमेंट परचेजेस हो जाएंगे, NX नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। वीडियो चाहे जितना बड़ा हो जाए दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग पूरा वीडियो देख के जाते हो तो विश्वास कीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करेंगे, और भी 2-3 वीडियो में एक और वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोग के लिए। फिर तो पूरा अभी यहाँ 20-25 बोल रहा हूँ, वहाँ मैं बोलूँगा, फिर दोनों से मिला लोगे तो ख़त्म, आपको पूरा इकोनॉमिक्स खत्म सेकेंड सेमेस्टर का। व्हाट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम GDP टू गेट NDP, NDP प्राप्त करने के लिए GDP में से क्या घटाया जाता है। डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, तो यही अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन था आपका 19th का, ऑप्शन ए सही रहेगा, डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास। अभी आगे मैंने बताया, यहाँ पे भी जान लीजिए। ठीक है, डेप्रिसिएशन, अगर आप GDP में से NDP जानना चाहते हो तो सिर्फ डेप्रिसिएशन घटाना रहता है, मूल्य ह्रास घटाना रहता है। एस्टिमेटेड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज कॉल्ड, चालू कीमतों पर अनुमानित राष्ट्रीय आय को कहा जाता है।
ऑप्शन बी नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एस्टिमेटेड, अगर कोई चालू कीमत पर अनुमानित राष्ट्रीय आय निकाला जाए तो उसको नॉमिनल राष्ट्रीय आय कहते हैं। नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं अगर नेशनल इनकम करंट प्राइस पे निकाली जाए तो। अगर करंट प्राइस पे नहीं निकाली जाएगी तो उसको रियल नेशनल इनकम कहा जाएगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमतों पर अनुमानित जीडीपी को कहा जाता है, एस्टिमेटेड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज कॉल्ड रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी इसको कहा जाएगा। आपका 20-21 ये ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया भी था कांस्टेंट प्राइस रहेगा, तो यहाँ पे देखिए वो भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो बहुत सारे क्वेश्चन चैनल भाई रिपीट करने वाले हैं आज, एक एकदम मुझे ऐसा लग रहा है। अब हो सकता है भाई ना करें, मैं ऐसा नहीं हो श्योरिटी कर सकता हूँ भाई यही आएगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। चलो क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो वेजेस और सैलरीज, मजदूरी और वेतन को किया जाता है। इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ब्याज और लाभ को भी किया जाता है। रेंट, किराया को भी किया जाता है, लेकिन पेंशन को नहीं किया जाता है। पेंशन, गिफ्ट, ये सब चीज़ें नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होती हैं, राष्ट्रीय आय में नहीं होती हैं, जोड़ी जाती हैं। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? NNP MP इक्वल टू NNP FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NNP MP इक्वल टू NNP FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बोथ A एंड B, A तथा B दोनों, बोथ ऑप्शन सही रहेंगे, A एंड B। नेशनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रोड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय। राष्ट्रीय आय समुदाय की वास्तविक आय का वह भाग है जो मुद्रा में मापा जा सकता है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। यह परिभाषा ऑप्शन बी बीगू जी ने दिया था, बीगू द्वारा। गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोज फ्रॉम फर्म्स टू, फर्मों से वस्तुएं एवं सेवाएं प्रभावित होती हैं हाउस होल्डर, घरेलू क्षेत्र की तरफ। फर्में जो भी वस्तुएं बनाएंगे, सेवाएं और सेवाएं देंगे, वो चीज़ें हाउस होल्ड ही यूज करेगा, उसका प्रोड्यूसर यूज कर नहीं सकता, उत्पादक कोई यूज करेगा नहीं, सप्लायर पूर्तिकर्ता भी नहीं करेगा। तो इंडस्ट्री उद्योग की ओर तो जाएगा नहीं, वहीं से आ रहा है, ठीक है। ए 3 सेक्टर क्लोज्ड मॉडल डज नॉट इंक्लूड, एक त्रिक्षेत्रीय बंद मॉडल में सम्मिलित नहीं है। फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र नहीं होता है 3 सेक्टर मॉडल में। 4 सेक्टर मॉडल में फॉरेन सेक्टर भी आ जाता है, विदेशी क्षेत्र भी आ जाता है। इस पे मैं पूरा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे एक पूरी वीडियो मेरी बनी हुई है, MCQs पे जाके देख लीजिएगा, उसको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। MCQs इसमें भी हैं, 20 या 25 MCQs हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन उस चैप्टर के भी नहीं बन सकता, क्योंकि 2 यूनिट पे मैंने बनाया था, फिर उस पर व्यूज़ कम आया, फिर मैंने काटा, टाइम उतना है भी नहीं। द लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी इज, एक त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव से रिसाव है। अब रिसाव क्या होता है, लीकेज क्या होता है, ये भी आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन पहले इसका आंसर समझ लेते हैं। 70 डोमेस्टिक सेविंग्स, घरेलू बचत। नेक्स्ट टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की निवल कर आय। बोथ ऑफ द एवं उपयुक्त दोनों सही होंगे। अब लीकेज होता क्या है? लीकेज होता है इकोनॉमी से पैसा बाहर निकलना, किसी भी रेट में। अगर आप डोमेस्टिक सेविंग, अगर आप सेविंग कर रहे हो तो भी पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकाल के अपने पास रख ले रहा हो, सेव कर ले रहा हो। नेट टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की निवल कर आय, अगर आप कोई टैक्स दे रहे हो तो भी गवर्नमेंट रख ले रही है अपने पास, तो दोनों चीज़ें आपकी लीकेज में आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, निम्नलिखित में से कौन आय के चक्रीय प्रभाव में समावेश नहीं है? तो अब देखिए यहाँ पे उसमें था लीकेज, इसमें है इंजेक्शन, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इंजेक्शन में पैसा ऐड कर दो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो इनमें से किसमें पैसा ऐड किया जा सकता है चक्रीय प्रभाव में? तो इन्वेस्टमेंट से ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा आपका। निवेश अगर आप करोगे तो पैसा और उसमें बढ़ेगा। एक कलर पता नहीं, ये सब चूतिए लोग पेपर बनाते हैं भाई। यहाँ 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके, इन्वेस्टमेंट भी एक सही रहेगा और एक आपका एक्सपोर्ट भी सही रहेगा। अगर आप निर्यात करोगे तो उससे इकोनॉमी में पैसा आएगा, तो ये 2 चीज़ें सही रहेंगी। 2 ऑप्शन इसमें सही हो रहे हैं, निर्यात भी और निवेश भी, इन्वेस्टमेंट भी और एक्सपोर्ट भी। बारिश हो रही है तो थोड़ा सा उनकी आवाज़ भी आ रही है, तो कोई इशू नहीं है, आराम से अपना काम करें। इफ इनकम रिमेन्स कांस्टेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन फेवर ऑफ पुअर देन, आय स्थिर रहने पर यदि आय का वितरण गरीबों के पक्ष में होता है तो
तो अगर गरीबों के पक्ष में आएगा, वितरण होगा, तो इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज करेगा। सीधी सी बात है, अगर कोई गरीब के पास पैसा जा रहा है उसके लिए अच्छा ही रहेगा। तो इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज, आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो जाएगी। इवन थ्रू नेशनल इनकम इंक्रीजेज इकोनॉमिक वेलफेयर विल डिक्रीज इफ, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी आर्थिक कल्याण में कमी हो जाएगी। यदि अगर इफ नेशनल इनकम इंक्रीज, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर कम हो रहा है, ऐसा कब होगा? यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और आर्थिक कल्याण में कमी हो जाए, तो ऐसा कब होगा, पूछा गया है। तो द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स इंक्रीजेस, विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होने लगे। द इनकम रिसीव्ड बाय द पुअर डिक्रीजेस, निर्धनों को जो आय मिल रही है, होने वाली आय है, वो घट जाए। ठीक है, अमीर और ज़्यादा अमीर होते चले जाएं, लेकिन जो गरीब है उनके पास पैसे कम होते जाएं और अमीरों के पास पैसे बढ़ते जाएं। तो पर कैपिटा इनकम में या फिर नेशनल इनकम में आपके वो चीज़ें नहीं कैलकुलेट हो पाती हैं, वो पूरा एवरेज लेता है। तो एवरेज लेगा तो कुछ लोगों का बढ़ा हुआ इनकम ही आएगा, तो पूरे देश की आय बढ़ गई है, लेकिन छोटे लोग की आय कम हो जा रही है। इसका मतलब यही है। इफ नेशनल इनकम इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइजेस विदाउट एनी इंक्रीज इन प्रोडक्शन, देन यदि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुए बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाए, तब इकोनॉमिक वेलफेयर विल डिक्रीज, आर्थिक कल्याण घट जाएगा। अगर कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुए बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है, तो आर्थिक कल्याण घट जाएगा। इकोनॉमिक वेलफेयर विल डिक्रीज। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बार्टर सिस्टम इज कॉल्ड, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रभाव कहलाता है रियल फ्लो कहलाता है, वास्तविक प्रभाव कहलाता है। अगर पैसे से चीजें हो रही होती तो वाटर मनी फ्लो कहलाता। द टू सेक्टर इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल होते हैं हाउस होल्ड और फिर फॉरेन सेक्टर। ऑप्शन ए सही रहेगा, घरेलू एवं विदेशी, नहीं, हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर, घरेलू एवं व्यवसाय क्षेत्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ये सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें भी कराए थे, इस क्वेश्चंस आए भी हैं आपके एग्जाम में, और जो मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको उसमें भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जाके देख लेना। उससे पहले मैं पेपर भी नहीं मुझे मेरे पास था, मैंने पहले ही करा दिए थे क्वेश्चन, तो आप सोच सकते हो कुछ तो बता रहा हूँ जो आने के चांसेस हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ इनकम, निम्नलिखित में से किसे साधन आय नहीं माना जाता है? रेंट, वेज, प्रॉफिट, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको मैंने पहले बताया, आय किसको नहीं माना जाएगा? गिफ्ट और अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, विदेशी उपहार को। व्हाट इज द रोल ऑफ फर्म इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रभाव में फर्मों की क्या भूमिका होती है? टू प्रोड्यूस गुड्स, वस्तुओं का उत्पादन करेंगे फर्म, सीधी सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी डील्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ संबंध रखती है? अगर तो ओपन इकोनॉमी, सीधी सी बात है, पूरे सबसे संबंध रखोगे आप तो ओपन, ख्याल क्यों ऐसा बोला जाता है, तो ओपन इकोनॉमी, ओपन खुली। ऑप्शन बी। शुद्ध राष्ट्रीय आय में से प्राकृतिक पूंजी ह्रास को घटाने पर प्राप्त होने वाला क्या होता है? प्राप्त, सब्ट्रैक्टिंग नेचुरल कैपिटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम नेट नेशनल इनकम गिव्स ग्रॉस नेशनल ग्रीन नेशनल इनकम, हरित राष्ट्रीय आय देता है। ठीक है, नेट अब होता क्या है आप लोग को, प्राकृतिक पूंजी ह्रास क्या होता है, कैपिटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम नेचुरल कैपिटल डेप्रिसिएशन क्या होता है, या फिर प्राकृतिक पूंजी ह्रास क्या होता है? अगर कोई रोड बन रहा है उसमें पेड़ काट दिए जाए, कोई इंडस्ट्री लगी है उससे पॉल्यूशन हो रहा है, इन सब चीज़ों को घटाने पे जो आय आती है उसको हम ग्रीन नेशनल इनकम कहते हैं, हरित राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हरित लेखांकन का अर्थ है निम्नलिखित के अनुमान को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। ग्रीन अकाउंटिंग मीन्स मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री टेकिंग इनटू अकाउंट एस्टिमेशन ऑफ पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज, प्रदूषण एवं पर्यावरणीय क्षति। इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेशनल इनकम इज एट इक्विलिब्रियम लेवल व्हेन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब होती है? आय के चक्रीय प्रभाव में राष्ट्रीय आय अपने संतुलन स्तर पर तब होती है जब, आय के चक्रीय प्रभाव में राष्ट्रीय आय संतुलन में कब रहेगी? जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो, आयात और निर्यात बराबर हो, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग और बचत और निवेश भी बराबर हो, गवर्नमेंट रेवेन्यू इक्वल्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी आय सरकारी व्यय के बराबर हो, समावेश रिसाव के बराबर हो, एक्शन इक्वल्स टू लीकेज, समावेश रिसाव के बराबर हो। तो ये चारों चीजें आपकी सही हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ऑल ऑफ द एबव का आंसर दिया नहीं गया है, तो भैया घटिया प्रिंटिंग है या फिर घटिया क्वेश्चंस राइटिंग है डीडीयू के द्वारा।
मान लो ऑल ऑफ द कैंसर होता तो सही होता, या फिर आप चारों याद रखिएगा। ये चारों कंडीशंस में ही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल हाउ डू हाउस होल्ड सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट। चक्रीय प्रभाव मॉडल में घरेलू क्षेत्र सरकार को किस प्रकार योगदान देता है। तो घरेलू क्षेत्र क्या योगदान देगा सरकार को, टैक्सेस के रूप में कर हम लोग देते हैं। तो आप ऑप्शन सी पे चला जाएंगे लगा के। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट देयर आर मार्केट्स इन द इकोनॉमी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में बाजार होते हैं। लेबर मार्केट, श्रम बाजार, प्रोडक्ट मार्केट, वस्तु बाजार, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी रहेंगे। तीनों बाजारें बताई गई हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द्वारा। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, यह कथन है जेबी से का। ये तो भाई हर एग्जाम में हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस बार भी आएगा, आराम से मार के आइएगा। सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, ये याद रखिएगा, जेबी से ने दिया है। प्रभावपूर्ण मांग का संबंध किस अर्थशास्त्री से है। इफेक्टिव डिमांड इज रिलेटेड टू विच इकोनॉमिस्ट। जेएम कीन्स। ऑप्शन सी जेएम कीन्स से संबंधित है इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है। इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, समग्र मांग फलन द्वारा, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, समग्र पूर्ति फलन द्वारा। इन दोनों द्वारा, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ फेमस बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज जेएम कीन्स की बुक है, जेएम कीन्स की। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बुक का नाम याद रखना। जेएम कीन्स ने लिखा है इस किताब को, लेकिन इस किताब के नाम को अपने कहीं पेज पे लिखिए और वीडियो खत्म होने के बाद सर्च करके जाके देख लेना भाई गूगल पे कब लिखा गया है, कब पब्लिश हुई है बुक, और आके फिर कमेंट कर दीजिएगा इस बुक के नीचे, इसके कमेंट में, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले कि कितना आप लोग भी कर रहे हो मेहनत। और जिसको पता हो कि कब लिखी गई है बिना गूगल किए, वो लिखे और बता देना भाई, बिना गूगल के मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा उसको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, उसका कमेंट भी पिन कर दिया जाएगा। जो सबसे पहले कमेंट करता है सही आंसर, उसको पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर जो बच्चे अगर नहीं मेहनत करना चाहेंगे वहाँ से देख लेंगे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन डी एमपीसी इक्वल टू एमपीएस, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। अब एमपीसी होता क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 1। अब इससे ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बता नहीं सकता इस वीडियो में, हम सीधे बता रहा हूँ भाई। द रेशियो ऑफ द टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम इज कॉल्ड। कुल उपभोग एवं कुल आय के अनुपात को कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति। रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन, कुल उपभोग अपॉन कुल इनकम, कुल आय को हम कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू, सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर होती है डेल्टा यस अपॉन डेल्टा वाई के, मतलब चेंज इन सप्लाई अपॉन चेंज इन इनकम के बराबर होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। If consumption is C equal to 50 plus 0.6 Y, then marginal propensity to save will be। यदि उपभोग फलन C इक्वल टू 50 प्लस 0.6 Y हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो 0.6 आपका हो जाएगा MPC। 0.6 इस फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया इसका, तो 0.6 हो गया आपका MPC कंजम्पशन, ठीक है। और 0.6 जब अगर आपका हो गया MPC, इसको ये कैसे हो गया भाई, इसके लिए एक पूरा फॉर्मूला है, इसके लिए थोड़ी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, तो ये बताना मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी आएगा। और इसको कोई सॉल्व नहीं करा के बताता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, भले वीडियो लंबा हो रहा है, अगर दूसरा पेपर नहीं सॉल्व करा पाता हूँ तो अगले वीडियो में दूसरा पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, तभी जाके पूरा आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। नहीं तो भाई पूरा सिलेबस नहीं कवर हुआ है, ये 11 सिलेबस ही कवर किया गया है अभी तक, मैं बता रहा हूँ। एक पेपर और कराऊंगा तभी कंप्लीट होगा। अगर इस वीडियो में पूरा पेपर नहीं है, दूसरा पेपर नहीं ऐड होगा, तो उसको वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगी चैनल पर, ठीक है। आइए इस पर देखते हैं। तो 0.6 हो गया आपका MPC, ठीक। और हमने बताया आपको MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है, तो MPS इक्वल टू MPS
मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो। अब आप इसको देख सकते हो, मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आप यहाँ देखिए, पेन चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो एम पी एस इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी, जो कि बताया था एम पी एस एम प्लस एम पी सी इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम एम पी सी को एम पी एस को इधर भेज देते हैं, 1 माइनस एम पी सी हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब एम पी सी की वैल्यू मैंने बताई है 0.6 है, एम पी सी 0.6 लिख दिया, 1 ऐसे ही हो गया रहेगा, और एम पी एस बताना है हमें। और फिर एम पी एस यहाँ पे लिख लोगे, फिर यहाँ इसको घटाओगे, 1 माइनस 0.6 0.4 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। कोई भी यूट्यूब पे आपको बताने वाला नहीं है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके, क्योंकि हर कोई गूगल से आंसर निकालता है और करा देता है। थोड़ा सा उससे अलग करना है अपने को, थोड़ा समझ में भी आए बच्चों को, क्योंकि अगला क्वेश्चन कैसे होगा किसी को नहीं पता भाई, क्या आ जाए क्वेश्चन, इक्वेशन चेंज रहेगी पक्का। द स्लोप ऑफ अ कंजम्पशन कर्व इज कॉल्ड, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व को क्या कहते हैं? उपभोग वक्र के ढाल को कहा जाता है, कहलाता है उपभोग वक्र का ढाल क्या कहलाता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। उपभोग वक्र का ढाल, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब सब कर लेना।